नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लेटो और न्याय से संबंधित है। आज हम प्लेटो ने जिन न्याय सिद्धांतों का खंडन किया और प्लेटो ने जो न्याय व्यवस्था दी, सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो व्यवस्था दी, व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत जो व्यवस्था दी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। प्लेटो की न्याय की विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए उपयोगी है, इसलिए आप इसे पूरा देखें और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट जो है प्लेटो और न्याय। ठीक है, प्लेटो का न्याय संबंधी विचार क्या था। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैंने पीछे 3-4 वीडियो में हमने बातचीत की कि प्लेटो की रिपब्लिक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो प्लेटो की रिपब्लिक का दूसरा नाम यदि हम देखें तो कंसर्निंग जस्टिस में न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, या फिर हम कहें कि ये भी कह दिया जाता है कि प्लेटो की रिपब्लिक का मूल विषय जो है वो क्या है, न्याय है। प्लेटो की रिपब्लिक का मूल विषय न्याय है, या रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय से संबंधित है, जो कि क्या है, कंसर्निंग जस्टिस। अब इसमें न्याय का सिद्धांत दिया गया है, तो प्लेटो की रिपब्लिक का मूल विषय भी न्याय है। तो प्लेटो सबसे पहले तात्कालिक समय में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, उस समय के ऊपर 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे जिनका प्लेटो ने खंडन किया। पहला जो न्याय का सिद्धांत कहलाता है परंपरागत न्याय, जो सिफालस और पॉलीमार्कस का था। क्रांतिकारी न्याय थ्रेसीमेकस और कार्यकरण न्याय यानी ग्लॉकन। इनके बारे में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, परंपरागत जो न्याय है इसके अंतर्गत हम देखें तो इसे सिफालस और पॉलीमार्कस ये इस न्याय व्यवस्था को देते हैं। जबकि सिफालस तो सिर्फ इतना कहता था कि अगर कोई सच बोल रहा है, दूसरों का ऋण चुका रहा है, ऋण मतलब उधार लिया हुआ पैसा संपत्ति जो भी चुका रहा है, तो वो क्या है, न्याय है। सिफालस के शब्दों में यदि कोई सत्य बोल रहा है, दूसरों का ऋण चुका रहा है, तो वो न्याय है। तो वो क्या है, न्याय है। इतनी सीधी सी बात है। आपके लिए ये सेंटेंस भी पूछा जा सकता है, ये वाक्य के रूप में भी प्रश्न आ सकता है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। ये कथन किसका है, ये विचार किसका है, तो ये सिफालस का है, परंपरागत न्याय के अंतर्गत। वही देखिए, परंपरागत न्याय में ही पॉलीमार्कस क्या कहते हैं, पॉलीमार्कस कहते हैं कि दूसरों के प्रति यदि हम सही व्यवहार करते हैं, जैसे मैं आपके प्रति उचित व्यवहार करूं, आप मेरे प्रति उचित व्यवहार करो, तो ये क्या है, न्याय है। उचित व्यवहार करना ही न्याय है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पॉलीमार्कस ने ये कहा था कि मित्र के प्रति तो आप क्या करेंगे, मित्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे। यदि आपके साथ में कोई दुश्मनी निभा रहा है तो आप उसे दुश्मनी पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो मतलब उचित व्यवहार करना जो उस सिचुएशन में सही है, वही क्या है, न्याय है। ये किसने कहा, पॉलीमार्कस ने। तो आप सिफालस को समझ गए, सत्य बोलना, दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस, उचित व्यवहार करना, मित्र के साथ मित्रता का, शत्रु के साथ शत्रुता का। ठीक है, तो देखिए, अब इसका इन्होंने खंडन किया, किन्होंने, प्लेटो ने। दूसरी व्यवस्था है ये क्रांतिकारी न्याय की, थ्रेसीमेकस ने दिया। तो क्रांतिकारी न्याय में इन्होंने जो इनका जो प्रसिद्ध जो कथन है वो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसमें ये कहते हैं कि भाई समाज में वर्ग होते हैं, अब जिसमें निम्न वर्ग भी होता है, उच्च वर्ग भी होता है। जो उस समय पे जो व्यवस्था थी उसमें एक जो पद था शासक का, ये शासक जो था, ये शासक जो वर्ग था, ये शक्तिशाली वर्ग था। क्या था, शासक वर्ग जो था ये शक्तिशाली वर्ग था। तो शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती थी, ऐसे ही नियमावली बनाए जाते थे, ऐसे ही कायदे कानून बनाए जाते थे जिससे शासक वर्ग को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कहा किसने, थ्रेसीमेकस ने। ठीक है जी। दूसरा, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। तो
प्लेटो थ्रेसिमेकस के जो ये नियम था शक्तिशाली हित का न्याय है, इसकी आलोचना करते हैं। उन्होंने इसकी आलोचना कर दी और इन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरीके से ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, अन्याय कुछ समय के लिए हो सकता है, अंतिम जीत किसकी होगी? न्याय की होगी। इसलिए प्लेटो ने इसका भी क्या कर दिया? खंडन कर दिया। क्या कर दिया? खंडन कर दिया। चीज़ें ध्यान में रखते जाइएगा, वीडियोस को बार बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा आपका है, अच्छे काम के लिए डाटा यूज़ कीजिए। आज नहीं देख पा रहे कल देख लीजिए, ठीक है, आराम से देखिएगा। कार्यकरण न्याय जो है इसका भी, इसको हम एक व्यवहारिक न्याय के प्रति भी देख सकते हैं। इसे प्रस्तुत करते हैं ग्लॉकन या ग्लाउकन। इन्होंने कहा कि न्याय भय का शिशु है। न्याय क्या है? न्याय के लिए कहा कि शिशु है। किसका शिशु है? भय का शिशु है। न्याय भय का शिशु है। ध्यान में रखना, ग्लाउकन करना है आपको, ठीक है। और कमजोरों की ये आवश्यकता है। तो ग्लाउकन का ये सेंटेंस आपसे, वाक्य आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय भय का शिशु है और कमजोरों की आवश्यकता है। ये किसने कहा? ग्लाउकन या ग्लाउकन, आप वहाँ पे टिक कर देंगे। तो प्लेटो ने इन तीनों सिद्धांतों का क्या कर दिया? खंडन कर दिया कि ये इस प्रकार से सामाजिक हित नहीं हो सकता, समाज का हित नहीं हो सकता। तो और प्लेटो ने न्याय को केवल कमजोरों के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की ये आवश्यकता है। कमजोर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक वर्ग की ये आवश्यकता है। अब देखिए, प्लेटो तीनों सिद्धांतों की आलोचना कर दी और ये कहते हैं कि तीनों जो ये सिद्धांत हैं, परंपरागत, क्रांतिकारी, कार्यकरण, ये न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय तो मानव आत्मा से संबंधित है। प्लेटो कहते हैं, इसकी आलोचना का तथ्य इन्होंने ये दिया कि भाई ये जो तीनों सिद्धांत है, न्याय को क्या मानते हैं? बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय तो आत्मा से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य पालन करेंगे तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। इसके ऊपर हम चर्चा आगे करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार प्लेटो कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप, विशेषीकरण को न्याय का आधार मानता है। क्या मानता है? न्याय का आधार मानता है। तो देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि प्लेटो से पहले जो तीन व्यवस्थाएं चल रही थी उनका प्लेटो ने खंडन किया और खंडन करके उन्होंने भाई उसके रीज़न भी बताए कि इससे समाज का हित नहीं हो सकता, समाज का भला नहीं हो सकता, न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय तो किसी भी प्रकार से बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय तो मानव आत्मा से संबंधित है। और इन्होंने कहा कि न्याय तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, रिपब्लिक में इन्होंने कहा है। और अब कर्तव्य को यदि व्यक्ति उचित ढंग से निभाता है तो उसका आचरण स्वयं ही न्याय व्यवस्था को बना देगा। अगर मैं मेरा कार्य सही तरीके से कर रहा हूँ, आप अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई अन्याय होने की संभावना नहीं है। तो प्लेटो के ये रिपब्लिक जो ग्रंथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है न्याय विषय को लेकर, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं एक वाइट पेज के ऊपर, जहाँ हम कोशिश करेंगे समझने की चीज़ों को। देखिए दोस्तों, प्लेटो ने न्याय संबंधित विवेचन में सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय संबंधित में दो प्रकार से उन्होंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेटो के सामाजिक न्याय की। क्या? सामाजिक न्याय की, ठीक है। तो प्लेटो सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया था ना कि प्लेटो के जो तीन वर्ग उन्होंने बताए, यदि वो शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे तो न्याय की व्यवस्था अपने आप ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने आप ही हो जाएगी। अब आत्मा की तीन नैसर्गिक प्रवृत्तियों के बारे में प्लेटो बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा की तीन, एक तो होता है साहब विवेक, एक क्या होता है? विवेक, ठीक है। दूसरा होता है साहस, दूसरा क्या होता है? साहस, ठीक है, साहस कह लीजिए, शौर्य कह लीजिए। तीसरा होता है साहब तृष्णा। क्या? तृष्णा, या जिसे हम क्षुधा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षुधा भी कह सकते हैं। विवेक जो जिस वर्ग में होगा वो किस वर्ग में होगा? वो शासक वर्ग में होगा। और शासक कैसा होगा साहब? प्लेटो का शासक क्या है? दार्शनिक। क्या है?
दार्शनिक वर्ग। चलो जी, एक वर्ग हुआ। साहस किस में होगा? साहस तो साहब सैनिकों में होगा, शौर्य होगा उनमें, तो ये हो गया सैनिक वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया? सैनिक वर्ग। ठीक है, थोड़ा लिखने में सुनते रहिए ध्यान से। तृष्णा शुदा कह लीजिए, इसमें जो आपका आएगा ये उत्पादक वर्ग आएगा। क्या आएगा? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग। तीन वर्ग हो गए। तीन वर्ग हो गए। इन तीनों वर्गों के विशेष गुण यहाँ पे बता दिए गए। किसने बता दिए? प्लेटो ने। तो देखिए, प्लेटो ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना में तीन जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसमें देखिए अलग अलग वर्ग के लिए निश्चित है। विवेक दार्शनिक वर्ग में होगा, शासक विवेकी होता है, दार्शनिक होता है, राजा। साहस सैनिक वर्ग में होना चाहिए। तृष्णा उत्पादक वर्ग में होनी चाहिए। विवेक क्यों होगा? क्योंकि दार्शनिक राजा बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धि से कार्य लेगा। ठीक है। शौर्य साहस क्यों होना चाहिए? क्योंकि सैनिक वर्ग को लड़ाई लड़ना, युद्ध में पराक्रम और अपनी सेना को जीत दिलाना। उत्पादक वर्ग क्या होगा? कि यहाँ पर कर्तव्य पालन, उचित अनुपात के अंतर्गत, हस्तक्षेप, कर्तव्य पालन, ये उत्पादक वर्ग की क्या होगी? विशेषता होगी। तो प्लेटो ने न्याय का जो आधार बताया था वो दरअसल में दार्शनिक बताया था। क्या बताया था? दार्शनिक बताया था। तो उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आत्मा के तीन तत्व बता दिए, जिसमें विवेक को आप बुद्धि भी मान सकते हैं, नैतिकता भी मान सकते हैं, साहस को आप शौर्य भी कह सकते हैं। ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार जब ये तीनों वर्ग अपने अपने काम अच्छे से करेंगे तो समाज में न्याय व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। समाज में क्या होगी? न्याय व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। जैसे जिन व्यक्तियों में बुद्धि की अधिकता है, विवेक की अधिकता है, वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेंगे, शासक बनेंगे, शासक संबंधित कार्य करेंगे, शासन संबंधित। जिन व्यक्तियों में शौर्य साहस की अधिकता है वो सैनिक वर्ग में कार्य करेंगे, और जिनमें तृष्णा की मात्रा अधिक है वो उत्पादक वर्ग का कार्य करेंगे। तो ये तीनों वर्ग अपना कर्तव्य पालन करेंगे, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो फिर राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी, अच्छे तरीके से न्याय की व्यवस्था चल पाएगी। ठीक है। क्योंकि प्लेटो ये भी लिखता है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है, बड़ा रूप है। तो व्यक्तिगत ये हो गया आपका सामाजिक न्याय। अब छोटी सी चर्चा कर लेते हैं व्यक्तिगत न्याय पे। व्यक्तिगत न्याय, देखिए व्यक्तिगत न्याय के अंतर्गत प्लेटो बल देते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में न्याय की स्थिति तब तक नहीं हो सकती जब तक विवेक का नियंत्रण साहस व वासना पर ना हो। साहस पर नियंत्रण होना चाहिए, वासना पर नियंत्रण होना चाहिए। किसका? बुद्धि का, विवेक का। तभी क्या होगी? न्याय की व्यवस्था हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, ये व्यक्तिगत न्याय का छोटा सा वो था पॉइंट। सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत न्याय। अब देखो प्लेटो के न्याय व्यवस्था की कुछ हम अगर विशेषताओं की बात करें, क्या विशेषताएं, तो वो कौन कौन सी हैं? देखो, न्याय मानव आत्मा से संबंधित है और ये अंदर है, बाह्य तत्व नहीं है। ये तीन वर्ग जो हैं इन पर आधारित है। तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, न्याय व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। दो प्रकार का न्याय की वो चर्चा करता है, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय, जिसमें राज्य में न्याय और व्यक्तिगत न्याय कह सकते हैं। कर्तव्य पालन, हस्तक्षेप के ऊपर जोर देता है। प्लेटो न्याय स्थापना के लिए दार्शनिक वर्ग को दायित्व देता है कि आप संभालेंगे न्याय व्यवस्था को। ठीक है, दार्शनिक वर्ग को वो शक्ति देता है। प्लेटो न्याय के लिए शिक्षा और साम्यवाद को भी महत्वपूर्ण मानता है। किसको? शिक्षा को और साम्यवाद को। साम्यवाद से संबंधित हम चर्चा पिछले वीडियो नोट्स में कर चुके। शिक्षा संबंधित एक चर्चा आपसे और करनी है, फिर प्लेटो पे महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, उसके बाद में हम अगले विचारक की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था थी, ये आपको कैसी समझ में आई, ठीक तरीके से समझ में आई या नहीं आई, आपको हमें कमेंट में बताना है। आप अब अध्ययन करेंगे जिस भी तरीके से, तो आपको ये वीडियोस ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी तरीके से हम वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आप पढ़ें सरल सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और फिर आप प्रश्नों का सामना कर सकें। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।